एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं 2011 का पीजीटी ज्योग्राफी एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। फुल सॉल्यूशन होगा, फुल एक्सप्लेनेशन होगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो आपका कॉमन पेपर का होता है जिसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं और आपके जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब। तो आपको बताना सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी एचएसएससी ने चिनाब को डाला था। एचएसएससी के अकॉर्डिंग क्या आंसर डाला था एचएसएससी ने? चिनाब। ठीक है, एचएसएससी के अकॉर्डिंग रहेगा चिनाब। तो भाई ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। झेलम भी आती है जिसमें। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी। तो द्वितीय की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा पांडिचेरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो केंद्र शासित प्रदेश डाला गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा पांडिचेरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93। जोशी मठ को जिस अन्य नाम से जाना जाता वो क्या है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। देखो ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। तो भाई जोशी मठ को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जोशी मठ को विष्णुप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसको भी। ठीक है, तो देवप्रयाग नामक स्थान पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। ठीक है, और कर्णप्रयाग पर आपकी अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। कर्णप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। बॉक्साइट का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95। बेमेल विकल्प छांटना है, यानी जो आउट है वो देखना है आपको। टूफा, ड्रेप्स, कोप्स या ट्रेवर्टाइन। तो ये सब जो है ना कहीं आपकी सतला करतियाँ हैं। ठीक है, और इसमें जो कोव्स हैं ये अलग हैं। टूफा, ड्रेप्स, ट्रेवर्टाइन ये एक जैसी हैं और कोव्स अलग हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96। स्थिर स्थल सिद्धांत किसकी उत्पत्ति समझाने का प्रयास करता है? भाई स्थिर स्थल सिद्धांत भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय चबूतरे या परवाल भेदिया। तो जो मुर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत है किसका है? मुर्रे का, वो परवाल भेदियों से रिलेटेड है। मुर्रे का हो या मर्रे का है, ठीक है, मर्रे का है स्थिर स्थल सिद्धांत जो कि परवाल भेदियों से रिलेटेड है, कोरल रीफ से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97। भारत की पहली वन नीति जिस वर्ष में लागू की गई थी वह है? तो भाई सबको पता है भारत की पहली वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1952, ये थी भारत की पहली वन नीति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98। पी तरंगों का छाया क्षेत्र, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। 103 से 143 डिग्री का बीच का जो एरिया है पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। ठीक है, तो पी और एस तरंगों का 103 से 143 डिग्री एरिया के बीच आता है। इसे ना सिस्मेटिक सेटो भी कहते हैं, यानी अगर हम बात करें क्या कहेंगे, भूकंप छाया मंडल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99। प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? भाई इजी सा क्वेश्चन है। टूजो विल्सन महोदय ने किया था प्लेट वर्ड का सबसे पहले यूज। टूजो विल्सन रहेगा आंसर। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने तो आपकी थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और भाई हैरी हैस ने इसमें अपनी सर्वप्रथम योगदान दिया था और मॉर्गन ने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100। सर्वाधिक अणुभार वाली वायुमंडलीय गैस है। अणुभार यानी सर्वाधिक वजन भार। ठीक है, सर्वाधिक अणुभार की बात की गई है, तो अणुभार की बात करें ना तो सर्वाधिक अणुभार वाली गैस तो आपकी जिनोन है। और एग्जामिनर पूछे कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तब आपका आंसर CO2 होगा और सर्वाधिक अणुभार वाली वायुमंडलीय गैस है जिनोन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101। परागामी तरंग सिद्धांत
जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट करता वो है। तो प्रागामी तरंग सिद्धांत आपके महासागरीय धाराएं, महासागरीय चबूतरे, प्रवाल भित्तियां या ज्वार भाटा। तो भाई ये आपका ज्वार भाटे से रिलेटेड आपकी जो थ्योरी है, ठीक है। प्रागामी तरंग सिद्धांत किसका है? ज्वार भाटा से रिलेटेड है कि किस तरीके से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं समुद्र के अंदर। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए, ज्वार भाटे से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है, प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है, ठीक है, महासागरीय संवहन धाराओं से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है। और ये सब कुछ मैंने पीजीटी के पेड कोर्स में, ज्योग्राफी पेड कोर्स में और नेट ज्योग्राफी के कोर्स में सब कुछ डिटेल से करवा रखा है गाइस। तो ध्यान से पढ़ना, जिन्होंने कोर्स ले रखा वो तो कर ही लेंगे, जिन्होंने नहीं लिया है तो वो भी अपना ध्यान से करके जाना। और भाई ये जो कोर्स है ये आपके अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अवेलेबल हैं, तो जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक। और कर्नाटक का भी जो कूर्ग जिला है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, मानव जनसंख्या का लिंग अनुपात प्रदर्शित किया जाता है प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या। भाई प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है। आंसर क्या रहेगा हमारा? प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसके द्वारा हम सेक्स रेशो निकालते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती पर वो है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती, हमें वो देखना है, ठीक है। सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा है ये, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा गलत लिख रखा है, सुवर्ण रेखा नदी है ये। पैनार नदी, पालार नदी, वैतरणा नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा वैतरणा नदी। जो वैतरणा नदी है ये आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बाकी ये तीनों गिरती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, USDA के अनुसार मृदा जो भारत के अधिकांश भाग पर आच्छादित है वह है। तो भाई ये आपकी USDA यानी वर्ल्ड लेवल की मिट्टियों के नाम है, वर्टिसोल, एंटीसोल, अल्फासोल, इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। तो हमें तुलना करनी है कि भारत की कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा एरिया पर है। तो इंसेप्टिसोल्स, जो इंसेप्टिसोल्स मिट्टी है वो भारत के अधिकांश भाग पर आच्छादित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसेप्टिसोल्स जो मिट्टी है कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टी से मिलती जुलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तो ओटो स्मिर ने, जेम्स जिन्स ने, लाप्लास ने, रसेल ने। तो देखो किसकी थी निहारिका? सबको पता है लाप्लास की निहारिका। कैसे याद करोगे लाप्लास की निहारिका? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाप्लास महोदय की थी ये निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भाई भिलाई ये आपका लोहा इस्पात उद्योग है जो कि आपके 10 है लगभग, और 10 के आपको नाम, उनके राज्य और उनकी स्थापना कब हुई थी सब कुछ याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, भिलाई लोहा इस्पात, विजयनगर स्टील प्लांट, आपका विशाखापट्टनम। तो इन सब के नाम और आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, जो भिलाई है वो एक पर्टिकुलर जगह का भी नाम है और वो किस में पड़ती है? आपकी छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जोड़ता है। तो ये पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की बात हो रही है। तो सबको पता था उस वक्त भाई ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था, 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग था ये, ठीक है, हाईवे था आपका। अगर हम बात करें वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच फैला हुआ था ये, ठीक है। तो आपकी वाराणसी से, यूपी में वाराणसी से लेकर और आपके साउथ इंडिया में लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट आता है नागार्जुन सागर डैम किस नदी के किनारे स्थित है? भाई कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेनगंगा। तो नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो ये आपका सब इजी सा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर है ये नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट आता है आम्र वर्षा शब्द संबंधित है। आमों के गिरने से मानसून पूर्व वर्षा थे। तो भाई मानसून पूर्व वर्षा का नाम है ये आम्र वर्षा, ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा का नाम है आम्र वर्षा, ठीक है। मानसून से पहले जो वर्षा होती है तो कई राज्यों में ये आम के पकने में सहायता करती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल में भी आम्र वर्षा कहते हैं इसे। नेक्स्ट आता है रूर कोयला क्षेत्र है। भाई रूर कोयला क्षेत्र यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, चीन में। तो ये जर्मनी में है भाई आपका, यूरोप के जर्मनी कंट्री में जो रूर कोयला क्षेत्र है बड़ा फेमस है, इसीलिए इसे यूरोप का रूर भी कहते हैं या जर्मनी का रूर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है नेबखा है। नेबखा क्या है? ये एक सतला करती है, किससे बनती है भाई? बालू का स्तूप। तो जो बालू का के स्तूप होते हैं यानी बालू मिट्टी के जो स्तूप होते हैं उन्हें कहते हैं नेबखा। बालू मिट्टी के जो स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेबखा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113, एनोर पतन स्थित है। वैसे तो क्वेश्चन 2011 का भी बहुत आसान है, टीजीटी लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। एनोर पतन स्थित है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और पोर्ट है चेन्नई। चेन्नई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए एनोर पोर्ट बनाई गई थी, याद रखना। चेन्नई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए एनोर पोर्ट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114, वायुमंडलीय परत जो रसायन मंडल के नाम से जानी जाती है उसे क्या कहते हैं? तापीय मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो भाई रसायन मंडल के नाम से हमारी कौन सी लेयर जानी जाती है? तो ओजोन मंडल भी जानी जाती है, और इसके साथ साथ बात करें मध्य मंडल भी जानी जाती है। तो 2 और 4, और HSSC ने भी इन दोनों को ही आंसर माना जाता था, ठीक है, माना था। ओजोन परमंडल और मध्य मंडल दोनों ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या कहते हैं? तो हमारे जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ना, उनको नीलगिरी की पहाड़ियों पर शोला वन के नाम से जाना जाता है। ये मैंने पीजीटी कोर्स में पढ़ाया हुआ है, क्या कहते हैं? शोला वन, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को नीलगिरी की पहाड़ियों में शोला वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय शहर जहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित नहीं है, श्रीनगर, दिल्ली, मोहाली और जयपुर। तो भाई कहाँ पर आपका, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित नहीं है, तो इसका जो आंसर था वो आपका HSSC की तरफ से नहीं दिया गया था। तो आप देख लेना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित नहीं है। तो लगभग सभी जगह था, तो इसीलिए इसका एक मार्क्स दिया गया था सबको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी पढ़ा रखी है बच्चों को, बचपन में भूल आ भाई, सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश, दूसरी लंबी चाइना, फिर तीसरी लंबी पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर आपका ये म्यांमार, फिर भूटान, फिर लास आइलैंड है, और आ से अफगानिस्तान, यानी सबसे छोटी अफगानिस्तान और सबसे लंबी बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है भारत का भू आकृतिक विभाग जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वह है उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसके आप ऑप्शन से ही पता चल गया होगा भाई, प्रायद्वीपीय पठार रहेगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, बहुत पुराना पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार भारत का। नेक्स्ट आता है साइनोसिटी सूचांक जिसकी मात्रा प्रदर्शित करता है, वो है अपरदन, ज्वालामुखी, विसर्पण या भूकंप। तो साइनोसिटी जो आपका है सूचांक, वो विसर्पण को प्रदर्शित करता है, यानी म्यांडरिंग को, ठीक है। विसर्पण यानी म्यांडरिंग, जो रिवर्स म्यांडर बनाती हैं, तो उसकी शेप को, उसकी मात्रा को, ये सब कुछ प्रदर्शित करता है साइनोसिटी सूचांक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120, ड्रैप्स का निर्माण होता है। ड्रैप्स का निर्माण कौन करते हैं? ड्रैप्स कौन बनाते हैं? रिवर, भूमिगत, हिमानी या सागरीय लहरी। तो भाई ड्रैप्स का निर्माण आपकी, ये ड्रैप्स जो बनते हैं वो आपकी भूमिगत जल, यानी जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो जल है वो बनाते हैं। ड्रैप्स का निर्माण होता है भूमिगत अपरदन के द्वारा। नेक्स्ट आता है लद्दाख प्रकार की कृषि है। जो लद्दाख है वो कैसी कृषि है? बागाती, आदिम निर्वाहन, मिश्रित या सघन निर्वाहन। तो राइट आंसर इसका रहेगा आदिम निर्वाहन, यानी जो आपके पहले वाले व्यक्ति थे, जो भाई आपके जीवन जीने के लिए जो निर्वाह करते थे, उसे ही कहते थे लद्दाख कृषि। तो यह आदिम निर्वाहन प्रकार की कृषि है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122, बैनी ऑफ जोन है। भाई बैनी ऑफ जोन क्या है? तो बैनी ऑफ जोन क्या कहलाता है आपको ये बताना है। क्षेत्र जहाँ दरार के सहारे मैग्मा बाहर निकलता है, नहीं भाई। हाँ, भूकंप रहित क्षेत्र नहीं, क्षेत्र जहाँ भारी प्लेट हल्की प्लेटें के नीचे अधिक्षेपण होता है, ये ही करेक्ट रहेगा। बैनी ऑफ जोन उसे ही कहते हैं जहाँ पर आपकी भारी प्लेट के नीचे हल्की प्लेट है, वो धंसती है थोड़ी बहुत, ठीक है, या नीचे की ओर चली जाती है, तो उस एरिया को कहते हैं बैनी ऑफ जोन। नेक्स्ट आता है भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ 1972, 1973। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1973 में हुआ था भाई बाघ परियोजना का शुभारंभ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई बतानी है आपको। तो भारत भाई आपकी चौड़ाई की बात करें भारत की, तो चौड़ाई बतानी है। तो ये तो भारत की लंबाई है और ये है चौड़ाई, तो 2933 किलोमीटर रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। भारत की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण लंबाई रहेगी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है फ्रांस में लोएस को किस नाम से जानते हैं? द्रास, लिमोन, रैग या एडोब। तो जो लोएस है उसे फ्रांस में लिमोन कहते हैं। लोएस के जो मैदान होते हैं पवन के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें फ्रांस के अंदर लिमोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है पलाया को अरब सागर में क्या कहते हैं? पलाया एक झील होती है,
ठीक है, पवन के द्वारा एक गड्ढा बन जाता है अपर्दन से, फिर उस गड्ढे में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो पलाया झील कहते हैं। तो उसे अरब मरुस्थल में क्या कहते हैं, पलाया झील को ममलाहा, क्या कहते हैं गाइस, ममलाहा। तो राइट आंसर रहेगा ममलाहा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127 और अगेन इजी क्वेश्चन। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गिर गुजरात में है। सिंपल सा और सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128, जमास सतलाकृति संबंधित है। जमास सतलाकृति ज्वालामुखी के फटने से, प्रवाही जल निक्षेपण से, प्रवाही जल अपर्दन से या चूना प्रदेशों में। तो भाई आपकी जो जमास सतलाकृति बनती है वो चूना प्रदेशों में बनते हैं, यानी कास्ट सतलाकृति है ये। ठीक है, जमास जो आपकी है कैसी है, लैंडफॉर्म आपका कास्ट रीजन, देखो लिखा हुआ भी है कास्ट रीजन। नेक्स्ट आता है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगेन इजी सा क्वेश्चन, लिमेंट्रे महोदय ने की थी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी हमारी किसने दी, लिमेंट्रे ने। नेक्स्ट आता है हिट आइलैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिट आइलैंड ज्वालामुखी द्वीप के लिए, उच्च सूर्यताप वाले भूमध्य रेखीय द्वीपों के लिए, वन अग्नि वाले क्षेत्रों के लिए या सघन जल आबादी वाले क्षेत्रों के लिए। तो हिट आइलैंड की बात करें तो हिट आइलैंड का यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे एरियाज़ के लिए हिट आइलैंड वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए। मैं यहाँ पर आपको बताना है विकास का सही क्रम बताना, यानी पहले कौन सी आकृति बनती है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले ये तो निश्चित है कि घोलरंध्र बनते हैं। ठीक है, ये आपके घोलरंध्र बनते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम बात करें घोलरंध्र जब और चौड़ा हो जाता है तो विलय रंध्र बनता है, फिर ढोलाइन बनते हैं, फिर धवसंत्र रंध्र बनते हैं और फिर पोलजे बनते हैं। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट रहेगा, घोल रंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइंस, धवसंत्र रंध्र और पोलजे, सिंक होल। ठीक है, सेलो होल, और यही डोलाइन और कैप्स, तो यही सब रहेगा आपका आंसर। तो ये सारी सतलाकृतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। देखो कल की वीडियो मैंने ये पढ़ाया है, कैगा न्यूक्लियर ऊर्जा जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। कल ही मैंने टीजीटी लेवल पर जो वीडियो डाली थी ना, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, और आप देख लो आ भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कर्नाटक। कैसे केगा, कैसे कर्नाटक। और भाई गुजरात में काकरापाड़ा है, महाराष्ट्र में आपका तारापुर है ना, ये सबको याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133, कोकपिट स्थल रूप संबंधित है। कोकपिट, तो कोकपिट जो लैंडफॉर्म है वो किससे बनता है, प्रवाही जल से, सूक्ष्म प्रदेश से, सागरीय सतलाकृति से या भूमिगत जल सतलाकृति से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, भूमिगत जल सतलाकृति से आपका कोकपिट स्थल रूप संबंधित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134, भारत में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय आवर्जकों का स्रोत देश है। तो भाई भारत में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश। तो भारत में जो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय आवर्जकों का जो स्रोत है वो है बांग्लादेश से। तो राइट आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से भू आपदा नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें से कौन सी भूमि से रिलेटेड आपकी डिजास्टर नहीं है। भूकंप, भाई भूकंप तो आपकी अगर हम बात करें भू आपदा है। ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी फट गया ये भी। हिम संकलन यानी पहाड़ी गिर गई ये भी। अब फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा सूखा। तो सूखा आपकी भू आपदा में शामिल, इसे नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। अगेन इजी सा क्वेश्चन, सांगपो के नाम से। सांगपो का मीनिंग होता है शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली। तो तिब्बत के लोग जैसे हम गंगा को पूजते हैं वैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी को पूजते हैं। नेक्स्ट आता है 137, मैग्रोव वनों के मुख्य क्षेत्र है पहाड़ियाँ, मैदान, डेल्टाई प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार। तो मैग्रोव वनों की बात करें तो मैग्रोव वन आपके डेल्टाई एरिया में, अभी मैंने वन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कराए थे तब मैग्रोव वन को पूरा डिटेल से पढ़ाया था। भाई मैग्रोव वन कह लो, दलदली वन कह लो, डेल्टाई वन कह लो, तो ये सारे आपके कौन से वन आते हैं, मैग्रोव वनों के श्रेणी में आते हैं। तो जो नदियों के डेल्टाई एरिया में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष, कैजुरीना वृक्ष, ये सारे आपके मैग्रोव वन के एग्जाम्पल में डाले जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 138, चावल की खेती मुख्यतः संबंधित है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से, आर्द्र पतझड़ वन से, पर्वतीय वन से या ज्वारीय वन से। तो चावल की खेती जो हमारी संबंधित है वो ज्वारीय वन से है। ज्वारीय वन यानी आपके वही मैग्रोव वन। तो चावल की खेती आपके उपजाऊ वाले इलाके में की जाती है, पानी भी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी थोड़ी, अगर दलदली भूमि है तो उसमें भी चावल की खेती की जा सकती है, बल्कि थोड़ी थोड़ी। तो राइट आंसर रहेगा ज्वारीय वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139, नदी जो रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती। भाई रिफ्ट वैली में कौन सी प्रवाहित नहीं होती, नर्मदा होती है।
ताप्ती भी होती हैं। अब देखो सोन और यमुना इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, बट HSSC की तरफ से राइट सोन को भी उसने माना कि रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है, बट यमुना को जो कि हरियाणा के पूर्वी हिस्से में भी बहते हैं, तो यमुना हमारी रिफ्ट घाटी में बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यमुना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140, शरावती नदी का उद्गम स्थल जिस राज्य में है वो क्या है? शरावती नदी भाई किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इजी सा क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में है शरावती नदी। ठीक है, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी। नेक्स्ट आता है पंचम व्यवसाय का उदाहरण है पर्यटन, नीति निर्माण, सूचना आधारित व्यापार और वाणिज्य। तो पंचम में हम क्या शामिल करते हैं? आपके क्वेनरी एक्टिविटीज़ में हमारी क्या शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा नीति निर्माण, यानी कोई भी नीति बनानी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है किसी भी योजना से रिलेटेड, तो वो आपके पंचम व्यवसाय में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142, लेहमान असंबद्धता किसके बीच है? भाई आपकी मोहरोविसिस और गुटेनबर्ग, ये दो तो सबको याद ही रहती हैं। उसके अलावा आपको तीन और याद रहनी चाहिए, कानराड, रैपेटी और लेहमान। तो लेहमान की बात करें तो ये आपकी होती है जो आपका आउटर कोर होता है और इनर कोर, आउटर कोर प्लस इनर कोर के बीच होती है लेहमान असंबद्धता। और भाई कानराड आपकी किसके बीच होती है? अपर क्रस्ट पर प्लस इनर क्रस्ट, अपर क्रस्ट प्लस इनर क्रस्ट, यानी इनके महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच होती है कानराड। कौन सी होती है? कानराड। ठीक है, लेहमान आपने पढ़ ली, अपर कोर और इनर कोर। और भाई अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच होती है आपकी रैपिटी, अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच होती है रैपिटी। तो ये तीनों भी जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 143, 1999 और 2000 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भाई 1999 और 2000 की रिपोर्ट बतानी है। गरीबी रेखा से नीचे वाला राज्य है बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर दो में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहे होंगे, तो राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में गरीबी रेखा से भी नीचे काफ़ी पॉपुलेशन है 1999 और 2000 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144, थारू जनजाति मुख्यतः निवास करती है थार मरुस्थल में, तराई प्रदेश में, कोंकण प्रदेश में, छोटा नागपुर प्रदेश में। तो भाई जो थारू है ये जो आपकी जनजाति है ज़्यादातर उत्तराखंड, यूपी इन वाले स्टेट में देखी जाती है। तो राइट आंसर रहेगा तराई प्रदेश में। थार मरुस्थल तो राजस्थान में पड़ता है। कोंकण तो भाई आपका उड़ीसा का तटीय किनारा, छोटा नागपुर पठार भी नहीं रहेगा। राइट आंसर रहेगा तराई प्रदेश, हिमालय का तराई एरिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 145, गंगा नदी के दाएं किनारे वाली सहायक नदी कौन सी है? इनमें से सोन, घाघरा, रामगंगा, महानंदा। तो यहाँ पर हम बात करें तो भाई जो सोन नदी है वो गंगा के दाएं किनारे वाली रिवर है। ये सारी की सारी बाएं किनारे वाली है, ये तीनों बाएं किनारे वाली हैं। जो सोन है वो दाएं किनारे वाली रिवर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146, पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल संग्रहण करने वाला जो ढांचा है उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे क्या कहते हैं? टांका। पश्चिमी राजस्थान में घरों में जो पानी इकट्ठा किया जाता है बारिश का, उसे किस नाम से जाना जाता है? टांका। जो ढांचा है उसे टांका कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147, चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो अगेन इजी सा क्वेश्चन, और भाई कौन सा चैनल है जो अंडमान प्लस निकोबार दोनों द्वीपों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो राइट आंसर रहेगा आपका 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148, कलोल पेट्रोल भंडार किस राज्य में स्थित है? कलोल जो पेट्रोल भंडार है भाई आपका गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है कलोल जो पेट्रोल भंडार है। नेक्स्ट आता है भूकंप के झटके सबसे पहले कहाँ महसूस किए जाते हैं? तो भाई देखो मैंने कहा था भूकंप पैदा तो होता है आपके फोकस पॉइंट पर यानी उत्पत्ति केंद्र पर भूकंप के झटके हम सबसे पहले एपी सेंटर पर महसूस करते हैं यानी अधिकेंद्र पर। तो राइट आंसर रहेगा एपी सेंटर। भूकंप पैदा होता है फोकस पर सबसे पहले झटके महसूस होते हैं, भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है या भूकंपीय तरंगों का पता चलता है एपी सेंटर पर। नेक्स्ट आता है आज की वीडियो का हमारा आज के क्वेश्चन पेपर का 150 यानी लास्ट क्वेश्चन। और भाई मैं तो ये कहूँगी अगर किसी बच्चे ने मेरा पेड कोर्स लिया है ना और इसी तरीके का पेपर आता है तो वो बच्चा मेरे पेड कोर्स से अगर अच्छी तैयारी कर लेता है तो उसके 56 से 57 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे।
ठीक है, यानी 60 में से 56 से 57 क्वेश्चन बिल्कुल क्रैक होंगे। 57 क्वेश्चन तो इनमें से ऐसे हैं जो कि मैंने पेड कोर्स में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रखे हैं। 3 क्वेश्चन कहूँगी जो कि आपकी कुछ सतला करती है, जो तो 2-3 क्वेश्चन है जो बाहर से आए हुए हैं, बट आपके इस क्वेश्चन पेपर में 56 से 57 क्वेश्चन पेड कोर्स से बिल्कुल है। और ये अगर मैं भी खुद ये पेपर देने जाती तो मेरे 58 नंबर आराम से आते 60 में से। तो 150 क्वेश्चन है, रूपांतर भ्रंशों के सहारे खिसकने वाले प्लेटों की जो किनारे हैं, भाई रूपांतर यानी एक दूसरे के अगल बगल से जब प्लेटें चली जाती है, ये वो वाली घटना है, तब हमारा जो किनारा होता है उसे कहते हैं संरक्षी किनारा। अधिक्षेपित किसे कहते हैं? जब प्लेट एक दूसरे के नीचे धंस जाती है। विनाशात्मक जब एक दूसरे के आपके निकट आती हैं, और रचनात्मक जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, समझ गए। और संरक्षी कौन सा होता है? एक दूसरे के बगल से निकल गई। तो ये रूपांतरिक भ्रंशों के सहारे खिसकने वाली प्लेटों के किनारे हैं। तो बच्चे अभी भी देर नहीं हुई है, जो स्टूडेंट पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय। हाँ जी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए करें। ओके, और न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें।